करना भूल गए थे, डॉक्टर शंकर पुणतांबेकर जी, है ना। तो जब इन सारे लोगों ने अपने अपने मंच पर से अपना अपनी भाषा को, जैसे स्वतंत्रता के समय में उन लोगों ने स्वतंत्रता के संदर्भ में बात कही, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, इसके लिए बड़े बड़े भाषणबाजी हुई। ठीक उसी मंच से एक जगह पर उन्होंने चुपके से ये भी बता दिया कि हमें अपनी भाषा को, अपनी हिंदी भाषा को बचाना आना चाहिए, और ऐसा ही हुआ। लेकिन कई लोग ऐसे थे, देशद्रोही हम जिसे कहें, है ना। तो यहाँ पर हमारे रामविलास शर्मा जी जो है ना, तो रामविलास जी ने भी वही काम किया। तो यदि हम रामविलास की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं उन्होंने जो हिंदी की कमजोरियाँ थी, या हम कहें कि जो कटु आलोचक थे, आलोचक से तात्पर्य क्या, आलोचना करने वाला। अब आलोचना कैसे की जाती है कि अरे यार तुम्हारी भाषा तो ऐसी है, तुम तो ऐसे हो, तुम्हारा राइटिंग तो इतना बेकार है। कई लोगों को दूसरों पर आलोचना करने में मजा आता है। देखिएगा, ऐसे आम तौर पर आपके लाइफ में भी बहुत सारे लोग होंगे, आपके लाइफ में ही नहीं, हर एक के लाइफ में होते हैं, कि जो हमारी कटु आलोचना करते हैं। और ध्यान देकर सुनिएगा कि ऐसे आलोचकों के बीच में रहिएगा। क्यों? क्या फायदा होता है इन आलोचकों के बीच में रहने का, मुझे बताओ तो, क्या फायदा होगा? बोलो ना। अरे यार, आलोचकों के बीच में जब हम लोग रहते हैं, तो हम लोगों के व्यक्तित्व में एक अलगपन आ जाता है। कैसे आता है? ऐसा मराठी में कहा जाता है, निंदकाचे घर असावे शेजारी, है ना। मतलब क्या? तो यदि हमारे लाइफ में आलोचक होते हैं, तो उन आलोचकों से हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज करते चलो, और कितनी ईर्ष्या करते हो, करते रहो, लेकिन हम अपने आप को परिवर्तित कर पाते हैं। तो जो आलोचक रामविलास जी के साथ आए, रामविलास के साथ नहीं, बल्कि हम यूं कहें कि भाषा के साथ आए, है ना। तो उन्होंने अपनी आप की जो मातृभाषा थी, उनकी मातृभाषा रामविलास जी की, तो रामविलास जी की मातृभाषा हिंदी थी। तो जब उन्होंने उनकी मातृभाषा की एक कमजोरी दिखाई, तो चुप्पी साधे हुए बैठी नहीं, तो उन्होंने क्या किया, उस उनकी मातृ जिन्होंने उन पर आलोचना की थी, उन्होंने उनकी मातृभाषा की एक दर्जन कमजोरियां निकाली, तब जाके उनको चैन पड़ा। ऐसे थे। और इसके पूर्व भी हम आपको बता चुके, देखिएगा, ये वाक्य है, बैसवारे के लोग, तो रामविलास जी जो थे, आखिर ठेठ बैसवारे के थे। मतलब तय है, बैसवारे के मतलब क्या, सीधे लठेत हो जाते थे। लठेत से तात्पर्य क्या, लाठी मार, तुरंत वो लाठी को पकड़ने के लिए वह तत्पर रहते थे। उन्हें यह भी परवाह नहीं रहती है कि वे न्याय कर रहे या अथवा अन्याय। रामविलास अपने विरोधियों के स्वपक्ष में पड़ने का प्रयत्न कभी नहीं करते हैं। सत्य और न्याय ऐसे अवसरों पर उनके हाथ में तलवार बनकर आता, जिसके द्वारा अपने विरोधी की हत्या किए बगैर वे रुक नहीं सकते। देखिएगा कि यदि हम बात करें रामविलास जी की, तो रामविलास जी कुछ ऐसे साहित्यकारों में से थे जो अन्याय को आत्मसात नहीं कर रहे थे। मतलब एक शुद्ध रूप से यदि कहा जाए, तो वो क्रांतिकारी रूप में थे, है ना। महात्मा गांधी जी का प्रभाव उन पर नहीं था। यहाँ पर यदि होता, तो वो इस प्रकार से हाथों में लाठी लेकर या तलवार लेकर नहीं निकलते, है ना। मतलब तय है कि जब विरोधी, जब कोई दुश्मन, या हम दुश्मन नहीं कहेंगे, कि जब आपका जो प्रतिस्पर्धी है, वह प्रतिस्पर्धी यदि आपके द्वार पर आकर आपको ललकार रहा है, तो आपको चुप्पी साधे बिना नहीं होगा, आपको भी आपके हाथों में तलवार लेनी पड़ेगी। यदि उसके हाथ में खंजर है, तो आपके हाथों में तलवार होनी चाहिए। और यदि ऐसा नहीं होता है, तो क्या होगा, वो तो आपको मार ही देगा। और हमें मरना थोड़ी है, न तो हमें मरना है, न तो हमें मारना है, बल्कि हमें खुद का प्रोटेक्शन करना है। इस बात का ये तात्पर्य है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? इस पेज तक आए थे। यस मैम। आप लोग बता रहे थे ना, अभी पूछा था आप लोगों को कि पता है हम लोग कहाँ पर आए थे, कहाँ पर आए थे, तो आप लोगों ने कहा पता नहीं मैडम। तो बेटा, ये जो आंसरिंग है बहुत ही गलत है। हम अभी कितने लोग जुड़े हो देखिए,
12 लोग जुड़े हैं, तब शायद 5 या 6 लोग जुड़े थे, और तब हमने आपको सवाल किया था कि कहाँ तक आए थे, पेज नंबर याद है किसी को, कौन सा वाक्य लास्ट का था? नहीं, किसी को नहीं पता है। लेकिन लास्ट में आप लोगों को यह इंसिडेंट को याद रखना है कि हम कहाँ तक आए थे। हर किसी रूप में याद करना होगा आपको, हर लेक्चर का याद करना होगा। क्या करना है, अब तो लेक्चर्स अपलोड होके नहीं आ पा रहे हैं, है ना? तो आपकी तो और ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी कि यार बस केवल जूम मीट में होते हैं लेक्चर्स, गूगल क्लासरूम में डलवाते मैडम, तो हमें बार बार उसे देखने का प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप हमें मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप लोगों को बड़ी सतर्कता से इस लेक्चर्स में ध्यान देकर पढ़ना पड़ता है। और यदि वो सिस्टम फिर से एक बार हो गया, तो फिर हम सोते जागते रूपाली मैडम की आवाज को सुन सकते हैं। हो सकता है कि आजकल में हम उसे कंप्लीट करने का प्रयास करें। ओके, डन। आगे बढ़ते हैं। सन 1939 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन काशी में हुआ। हिंदी हिंदुस्तानी वाली बहस की दृष्टि से यह सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण था। अभी अभी हमने आपको बताया ना कि उस मंच से जब स्वतंत्रता नहीं मिली थी, तो स्वतंत्रता मिलने से पूर्व उन लोगों ने भरसक प्रयास किए, जितने प्रयास करना चाहिए थे उतने सब उन्होंने प्रयास किए। लेकिन जब आमतौर पर लोग कह देते ना, कौन सा विषय ले, हिंदी लिया, क्या है यार हिंदी में, तो इतना गुस्सा आता है सही में कि हिंदी में क्या नहीं है। हिंदी तो दो दिलों को जोड़ने वाली भाषा है। फिल्मी दुनिया में हम, और जो व्यक्ति ये कहता है ना क्या है हिंदी में, वही व्यक्ति हिंदी की फिल्में देखता है। उस व्यक्ति को जाकर कहते हैं दूसरी लैंग्वेज को आत्मसात करो, तो नहीं। देखिए, हमारा किसी दूसरी लैंग्वेज से कोई मतभेद नहीं है, या कोई मनमुटाव नहीं है, लेकिन जो है, जो रियल है, वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो सन 1939 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन काशी में हुआ था। हिंदी हिंदुस्तानी वाली बहस की दृष्टि से यह सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि हिंदी है, हिंदुस्तानी है, और हिंदी हिंदुस्तान से बनने वाला शब्द है, और इस कारण यह सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण भी था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सम्मेलन के अध्यक्ष पद से विदा ले रहे थे, और संपादकाचार्य पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी नए अध्यक्ष चुने गए थे। इसी वर्ष निराला जी को सम्मेलन के अंतर्गत साहित्यिक परिषद का अध्यक्ष भी चुना गया था। लखनऊ से हम और रामविलास साथ ही साथ गए थे। हम से तात्पर्य कौन होगा? हम से तात्पर्य हम है क्या? डॉक्टर रूपाली चौधरी गए थे, रामविलास। अमृतलाल नागर जी। वेरी गुड, अमृतलाल नागर जी। अमृतलाल नागर जी और रामविलास साथ साथ गए। कहां पर? लखनऊ से। लखनऊ से उनको कहां पर जाना था? कहा था साहित्यिक सम्मेलन, कौन थे उसके अध्यक्ष? नए अध्यक्ष कौन चुने गए थे? वाजपेयी। हम्म, अंबिका प्रसाद वाजपेयी। नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। वेरी गुड। यह अधिवेशन कहां पर हुआ था? हिंदी काशी में। बेटा स्क्रीन शेयर तो हो गई है ना आपको? हाँ मैं। स्क्रीन शेयर है, स्क्रीन के सामने आपके सब कुछ दिखाई दे रहा है, और इसीलिए हमने हमारा वीडियो भी बंद करके रखा है, ताकि आपका पूरा चित्त, आपका पूरा कंसंट्रेशन आपकी पढ़ाई में हो। कब हुआ है साहित्य सम्मेलन? सन 1900 सन 1938 में, 40 में। 1938 में। वेरी गुड। कहाँ हुआ? काशी में हुआ। और उसके अध्यक्ष कब, कौन विदा ले रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विदा ले रहे थे। और नए अध्यक्ष कौन थे? पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी थे। और निराला जी को साहित्यिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया था। लखनऊ से हम और रामविलास साथ साथ गए थे, मतलब अमृतलाल नागर जी और रामविलास साथ साथ लखनऊ से काशी पहुंच गए। हम दोनों ही यहाँ से यह तय करके चले थे, अधिवेशन की एक बहुत उम्दा रिपोर्ट तैयार की जाए, मतलब उस अधिवेशन का रिपोर्टिंग हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। मैं इसी उद्देश्य से नोट्स तैयार कर रहा था।
मेरी सहायता के लिए रामविलास ने भी कुछ नोट्स प्रस्तुत किए। चूंकि साहित्य परिषद के अध्यक्ष निराला जी थे और इसलिए रामविलास को एक निबंध पढ़कर सुनाना था। वह निबंध लखनऊ में ही तैयार हो चुका था। मुझे विश्वास तो था कि वो अपना प्रभाव डालेगा, मगर सभा में उसके कल्पनातीत जोरदार प्रभाव को देखकर मैं और स्वयं रामविलास भी दंग रह गए। क्योंकि देखिएगा कि जैसे हम आपको इसके पूर्व बता चुके हैं कि निराला जी के जीवन को आत्मसात कीजिएगा। निराला जी की जीवन शैली अलग थी, निराली थी, और जिस कारण निराला अपने आप में अलग थे। और रामविलास जी ने जो निबंध वहां पर पढ़ने के लिए सुनाना के लिए प्रयास कर रहे थे, तो वो जो निबंध था वो ऑलरेडी लखनऊ में तैयार हो चुका था। लेकिन उस निबंध का प्रभाव वह सब पर डालेगा, और वो भी जोरदार, कल्पनातीत जोरदार प्रभाव को देखकर मैं और स्वयं रामविलास भी दंग रह गए। अब देखिएगा कि कैसा वो कल्पनातीत प्रभाव था। सन 1939 की बात है। अगस्त या सितंबर मास की माधुरी में मेरा लिखा हुआ संस्मरण संपादकीय स्तंभ में गुमनाम तौर पर प्रकाशित हुआ। क्यों गुमनाम तौर पर प्रकाशित हुआ? क्या कारण रहा होगा? गुमनाम क्यों प्रकाशित होता था भाई? देखिए कितने पेज हैं, अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। 60, 61, फिर भी नहीं खत्म है। देखिए इतना बड़ा है ये, शायद नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाए। हाँ, क्यों ऐसा अपना गुमनाम नाम क्यों किया उन्होंने? क्या कारण था? हम्म बोलोगे? इसलिए गुमनाम नाम से प्रकाशित उनका नाम इसलिए नहीं आया क्योंकि वो आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। इसलिए आगे बढ़ना नहीं चाहते थे क्योंकि अंग्रेजों का राज था, और जब वह नामों के साथ लिख देते थे तो लोग उन्हें पकड़कर ले जाते थे, जिस कारण उन्होंने ये कार्य नहीं कर पाए। रामविलास से संबंधित उस संस्मरण की कुछ पंक्तियां यहाँ उद्धृत कर रहा हूं। साहित्य परिषद के सभापति थे श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और स्वागताध्यक्ष थे श्री रामचंद्र शुक्ल। निराला जी के भाषण के बाद श्री रामविलास शर्मा अपना निबंध पढ़ने के लिए खड़े हुए। माइक्रोफोन ऊंचा था। माननीय श्री पुरुषोत्तम दास जी टंडन ने कहा, निराला जी को माइक्रोफोन के लिए झुकना पड़ता था। शर्मा जी ने तत्कालीन उत्तर दिया, जहां निराला जी झुके हैं वहां मैं सिर उठाऊंगा। निराला जी मुस्कुराकर टंडन जी से कहने लगे, देखिए ये आधुनिक साहित्य के प्रतिनिधि हैं। यहाँ इस वाक्य से आप सभी लोगों को यकीन हो गया होगा कि जब निराला जी अपने रूप में निराले थे, है ना, और जब रामविलास शर्मा अपना निबंध पढ़ने के लिए खड़े हो गए, तब उनका माइक्रोफोन ऊंचा था। आपको पता होगा कि जैसे माइक्रोफोन दिया जाता है और वो सबसे पहले तो बात करते हैं तो माइक सेंस होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आप लोगों को पता होगी कि जैसे ही हम किसी जगह पर चले जाते हैं, बोलते हैं, संचलन करते हैं, तो हम लोगों को माइक सेंस होना चाहिए। अदरवाइज माइक किसी और जगह पे होता है और हम लोग किसी दूसरी जगह पर बोलते रहते, तो आवाज ठीक ठाक ढंग से नहीं पहुंचती। तो यहाँ पर माननीय श्री पुरुषोत्तम दास जी टंडन, जो अभी अभी आपको हमने बताया कि जो भाषा के संदर्भ में अपना उच्च स्थान दे चुके हैं, ऐसे निराला जी को माइक्रोफोन के लिए झुकना पड़ता था, इसलिए वो झुके। जहां निराला जी और शर्मा जी ने तत्काल उत्तर क्या दिया, जहां पर निराला जी झुके हैं वहां मैं सिर उठाऊंगा। मतलब देखिए कि दोस्तों दोस्तों में कंपटीशन होनी चाहिए, और वो कंपटीशन भी कैसी कैसी कंपटीशन होनी चाहिए? अच्छी चीजों के लिए कंपटीशन होनी चाहिए। तो निराला जी मुस्कुरा दिए और टंडन जी से कहने लगे, देखिए ये आधुनिक साहित्य के प्रतिनिधि। साधारण खद्दर के कुर्ते में चमकते हुए कसरती बदन, सौम्य मुखमंडल और जोरदार आवाज में शर्मा जी के तर्क युक्त विद्वत्तापूर्ण निबंध ने जान डाल दिया। साहित्य सम्मेलन भर में और कोई भी इतना ओजस्वी भाषण नहीं हुआ।
जनता उत्साह से बार बार करतल ध्वनि करती थी। तदुपरांत सर्वोदय संपादक महात्मा गांधी के प्रिय शिष्य काका कालेलकर के भाषण से यह साफ टपक रहा था कि रामविलास शर्मा के भाषण का उत्तर देने के लिए वो खड़े हुए हैं। उनके भाषण में असफल खींच काफी मात्रा में थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर रामविलास शर्मा जी जब खड़े हो जाते हैं, तब हम आपको बता चुके हैं कि रामविलास शर्मा जी के व्यक्तित्व पर यदि आपको इस पर यही सवाल आएगा कि रामविलास शर्मा जी के चरित्र का चरित्रांकन कीजिए, व्यक्तित्व को रेखांकित कीजिए, तो इसमें ये जो वाक्य है ना, आपको साधारण खद्दर पेज नंबर 57 को याद कीजिएगा, तो ये वाक्य आपको अत्यंत महत्वपूर्ण होगा कि उनके शर्मा जी के बोलने में मतलब एक विद्वत्ता थी। और साहित्य सम्मेलन, पूरा साहित्य सम्मेलन हो गया, लेकिन इतना ओजस्वी भाषण किसी ने नहीं किया। और फिर काका कालेलकर एक प्रतिस्पर्धी के रूप में उभर कर आए, तो काका कालेलकर को बड़ी खींच लगे। क्यों? क्योंकि इतना अच्छा भाषण जो उन्होंने दिया। तो होता है ऐसा कि कई मंच पर जब चले जाते हैं तो भाषा का प्रभाव जो इस व्यक्ति का होता है, ओजस्वी माधुर्यमय भाषा से जो अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करता है, तो कहीं ना कहीं दूसरे लोग उस पर खींच जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ कि देखिए ना कि हम कहते हैं कि नारियों के बीच में ईर्ष्या होती है, तो यहाँ तो पुरुषों पुरुषों के बीच की ईर्ष्या को हम लोग देख रहे हैं। क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आया बच्चों आप लोगों को? जी मैम। किसी को कोई सवाल है? यस मैम। आपकी आज्ञा है हम आगे बढ़े? यस मैम। ओके। उक्त निबंध ने मतलब जो रामविलास शर्मा जी ने जो निबंध पढ़ा था, बस रामविलास को सम्मेलन का हीरो बना दिया गया। हम नौजवान तो खुश थे ही, हिंदी परिवार के बड़े बूढ़े इनसे खूब संतुष्ट और बेहद प्रसन्न थे। वहां मैंने पहली बार गौर से देखा, निराला जी रामविलास की सफलता को ठीक उसी प्रकार मौन आनंद से ग्रहण करते जैसे कोई बाप अपने बेटे की सफलता को स्वीकारता है। बाद में तो प्राय प्रतिदिन मैं अपनी नई खोज के प्रमाण पाता रहा। देखिए ना, ये जो प्यार होता है, जो अपनापन होता है, बड़े बूढ़े भी, मतलब अब याद आ रहा होगा कि ऐसा परिवार, हिंदी परिवार, और जिस हिंदी परिवार में ऐसे बड़े बड़े साहित्यकार होते हैं, कई परिवार होते हैं दोस्तों, लेकिन उन परिवारों में हर समय पर लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन यहाँ का जो परिवार है, प्रतिद्वंदी तो है, लेकिन प्रतिद्वंदी भी कैसे, कि जो बड़े और बूढ़े हैं वो अच्छी बातों को लेकर खूब संतुष्ट हैं। ऐसे भी परिवार होते हैं कि जिसमें दूसरे आगे चले गए ना, तो बड़े बूढ़े होने के बावजूद भी उनको ईर्ष्या होती है और उनको ऐसा लगता है कि नहीं, इनकी सफलता नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा भी होता है, कई दफे देखने में आता है। तो यहाँ निराला जी रामविलास की सफलता को एक मौन आनंद के रूप में स्वीकार करते हैं, और वो मौन आनंद बिल्कुल पापा के जैसा, एक पिता के जैसा। और जैसे कोई पिता अपने बेटे को सफल होते हुए स्वीकार करता है ना, बस वैसी ही सफलता जब रामविलास जी को हुई, तब रामविलास जी की उसी सफलता को निराला जी ने स्वयं साक्षात स्वीकार किया और उसे बेटे के रूप में स्वीकारा। और बाद में इसके पश्चात प्राय प्रतिदिन मैं अपनी नई खोज के प्रमाण पाता रहा। मतलब जैसे जैसे दिन बीतते गए, प्रतिदिन मैं अपनी नई खोज करने का प्रमाण पाता रहा। रामविलास के प्रति निराला जी का प्रेम अबाध और अगाध था। बहुतों को शायद यह बात अटपटी सी मालूम होगी, पर यह हकीकत है। निराला जी को यदि मैंने किसी के सामने झुकते देखा, तो रामविलास के सामने। देखिए, एक जगह पर बेटा, दूसरी जगह पर पिता। किसे झुकना चाहिए, पिता को या बेटे को? किसे झुकना चाहिए, बेटे को या पिता को? बेटे को। बेटे को। लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है। निराला जी स्वयं एक पिता का उत्तरदायित्व निभाते हुए भी थे, लेकिन वो रामविलास के सामने झुकते थे। मेरी यह आदत थी कि निराला जी जब गरमाने लगते थे तो मैं उनसे बहसबाजी करना बंद कर देता था। इससे निराला जी और भी अधिक उमस उमस कर गर्जा करते थे, मगर मुझे निरुत्तर पाकर थोड़ी देर में ही चुप हो जाया करते थे। रामविलास मेरे जैसे चुप्पी के कायल न थे।
जहां निराला जी ने गर्जन तर्जन आरंभ किया नहीं कि रामविलास ने उन्हें चहकाना शुरू कर दिया। विलास की टेक्निक ये रहती थी कि निराला जी के उबाल पर ठंडे पानी के चुल्लू जैसा एक छोटा सा वाक्य फेंक देते थे। देखिए, कौन सी बात बताने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर, वो बताना चाहते हैं कि जो विलास की टेक्निक है, मतलब रामविलास जी की जो तकनीक है, जो टेक्निक है, वो क्या रहती थी कि निराला जी के उबाल पर ठंडे पानी की चुल्लू जैसा एक छोटा सा वाक्य फेंक देना। हमें तो पता ही है कि दोनों भी भाषा के बहुत अच्छे समृद्ध ज्ञाता रहे, और जब एक वाक्य कोई छेड़ देता है तो क्या दूसरा चुप भी ज्यादा बैठेगा? लगता है आपको? नहीं। एक ने एक वाक्य फेंका, दूसरे ने दूसरे वाक्य को फेंका, और ऐसे ही चलता रहा। तो विरोध पाकर निराला जी और उबलते हैं। रामविलास फिर एक फुलझड़ी छोड़ देते हैं। निराला जी फिर जी खोलकर अपने लंबे लंबे बाल और यूनानी देवताओं जैसे शरीर को बार बार झटका दे देकर बब्बर शेर की तरह दहाड़ने लगते हैं। रामविलास मौका पाकर साधने लगते हैं। जहां निराला जी के एक वाक्य के पूरा होने पर दूसरे वाक्य की उठान के बीच में जरा से थमा हुआ था, वही एक चुपता हुआ फिक्रा अपने ठंडे स्वर में और छोड़ देते हैं। ये ऐसा होता था उन लोगों के बीच में। बस फिर तो निराला जी क्रोध से बावले हो उठते थे। अपने क्रोध के लिए अपने अंदर कोई जोरदार तर्क न पाकर वह बेचारे उत्तर तो न दे पाते थे। हाँ, हारे हुए पहलवान की तरह घूर घूर कर रामविलास को देखते हुए गड़बड़ाने लगते हैं। रामविलास अपने स्वभाव से विवश बेतु की बात सुनकर उनसे बगैर जवाब दे रहा ही नहीं जाता। कई लोग ऐसे होते हैं, चुप्पी साध के बैठते हैं, चुपचाप सारी बातों को आत्मसात करते, लेकिन रामविलास जैसा नेतृत्वशाली व्यक्ति अब तक नहीं देखने में आया, क्योंकि रामविलास जी ने जो बातें देखी अपने जीवन में आत्मसात कही, उसे उन्होंने चुपचाप सहा नहीं। बस जैसे ही कोई वाक्य उठाता है तो वाक्य के बदले में वाक्य, शब्द के बदले में शब्द, और इतना ही नहीं तो मार लट्ठी के बदले में लठ। यह भी उन्होंने, उनकी एक खासियत उनके जीवन की, यह भी हमने आपके सम्मुख रखी है। सन 1944 में रामविलास बंबई आए। उस समय तक वे प्रगतिशील आंदोलन से प्रभावित होकर बहुत हद तक मार्क्सवादी हो चुके थे। प्रगतिशील लेखक संघ से उनका निकट संबंध स्थापित करने वालों में मेरा ख्याल है सबसे बड़ा हाथ कविवर नरेंद्र शर्मा का था। नरेंद्र जी तब तक फिल्म क्षेत्र से संबंध होकर बंबई आ बसे थे। हम तीनों को वहां मिल जाना हम तीनों के लिए अत्यंत लाभप्रद हुआ। सन 1942 के आंदोलन के बाद मेरा मन बहुत ही बिखर गया था। उस समय ऐसा लगता था ये क्यों नहीं जा रहा है भाई। उस समय ऐसा लगता था कि राष्ट्रीय आंदोलन अब खत्म हो गया। जेलों में कैद नेता अब लड़ाई चलने तक न छूटेंगे, और लड़ाई कब तक खत्म होगी यह उन दिनों कहा नहीं जा सकता था। रामविलास की नई उपलब्धि मार्क्सिस्ट विचारधारा मुझे भी लुभाने लगे। हम लोग घंटों आपस में बात करते हैं। एक दिन शाम को घर लौटने पर बातों के प्रसंग में विलास ने मुझे बतलाया कि वे कम्युनिस्ट पार्टी के विधिवत सदस्य बन गए हैं। सुनकर मेरे दिल को एकाएक धक्का लगा। किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य हो जाना मुझे चूंकि स्वयं अपने लिए पसंद न था, इसलिए रामविलास का यह काम मैं सराह न सका। मैंने कहा तुमने अच्छा नहीं किया। पॉलिटिकल नेता अधिकतर साहित्य को बड़े ही हल्के और तौर पर ग्रहण करता है। देखिएगा कि जब हम पॉलिटिकल पर्सन की बात करते हैं तो हमारा कहना अब तक ये था कि पॉलिटिकल लोग शायद इस साहित्य को आत्मसात नहीं करते, लेकिन कई ऐसे पॉलिटिकल पर्सन है, सही में है, कि जो आज भी उनके चरित्र को लेकर या उनकी गहनता को लेकर, संस्कारों को लेकर बहुत अच्छे खासे हैं। हम किसी एक पक्षधर को नहीं आत्मसात करेंगे, लेकिन होता है दोस्तों ऐसा कि हम पॉलिटिकल लोगों की तरफ देखने का जो नजरिया है बदलना चाहिए। क्योंकि अच्छे लोग, अच्छे संस्कारों वाले, अच्छे विचारों वाले लोग जब तक पॉलिटिक्स में नहीं आते हैं ना, जब तक राजनीति में नहीं चले जाते, तब तक हमारे देश का उत्थान नहीं होगा, ये बात तय है। तो हो सकता है आप लोगों में से कोई भी आगे चलकर यदि आप विधिवत कोई परीक्षा वगैरह देते हो तो आपका स्वागत है उस जगह पर, और ध्यान रखिएगा कि आम जनता को हितकारी निर्णय आप लोगों से होने चाहिए। तो ऐसे ही पॉलिटिकल नेता के रूप में हमारे रामविलास मार्क्सिस्ट हो गए हैं, मतलब मार्क्सवादी विचारधारा को आत्मसात किया और वह राजनीतिक पार्टी का सदस्य हो गए थे, और जो बात अमृतलाल नागर जी को अच्छी नहीं लगी। रामविलास बोले,
कम्युनिस्ट पार्टी तुम्हारी कांग्रेस की तरह नहीं है भैया। यह मत बोलो कि लेनिन के साथ बराबरी में रूसी जनता का नेतृत्व करने वाला एक साहित्यकार गोर्की भी था। यह मत बोलो कि स्वयं मार्क्स और एंगल्स राजनीतिक नेता नहीं वरन विद्वान दार्शनिक थे। साहित्यकारों के लिए अगर किसी पार्टी में महत्व का स्थान है तो कम्युनिस्ट पार्टी में ही होगा। सोचकर मैंने फिर उनसे बहस नहीं की। हाँ, इसके बाद मार्क्सवादी विचारधारा की पुस्तकों पर गंभीर अध्ययन मैंने अवश्य आरंभ कर दिया। रामविलास तेजी से पार्टी में आगे बढ़े, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं उन्हें पार्टी की अंतरंगता में कभी भी प्रविष्ट नहीं कराया गया। यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों, कि जो लोग ईमानदार होते हैं अपने कार्य के प्रति ना, तो उनको अंदर की बातें जो है वो नहीं बताई जाती हैं। उनकी विद्वत्ता अच्छे अच्छों को बस में कर लेती थी। सन 1939 में रामविलास प्रगतिशील आंदोलन के प्रमुखतम नेता मान लिए गए, और यही से उनके और पार्टी के रिश्तों में अंतर पड़ना भी प्रारंभ हो गया। पॉलिटिकल लीडरी में ऊंचा स्थान पाते ही लोग बाग अपनी गद्दी को कायम रखने के लिए गुटबाजी के चक्र में पड़ जाते थे। अपना गुट बनाना, दूसरों के गुट तोड़ना हर लीडर का धर्म होता है। देखिए, लीडरबाजी होती है, और वो लीडरबाजी कैसे कैसी होती है लीडरबाजी, देखिएगा किस लीडरबाजी की बात करना चाहते हैं वो। तो ऐसी लीडरबाजी है कि जिस लीडरबाजी में लोगों को तोड़ना भी है और लोगों को जोड़ना भी है। अब देखिए ना कि ऐसे भी लीडर होते हैं क्या, कि जो लोगों को जोड़ते भी हैं और जो लोगों को तोड़ते भी हैं। देखिए, क्या आपने आपके लाइफ में कभी ऐसे? नो मैम। नहीं। लेकिन यहाँ हमें पता चल जाता है कि कैसे लोग होते हैं। यदि प्रयास करते हैं देखने का, तो निश्चित ही हमें प्राप्त हो जाता है कि कैसे कैसे लोग होते हैं। और मतलब 49 में ये सारा कार्य रहा था। सन 49 की यदि हम बात करते हैं तो, और तब हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी, और उस प्रकार में प्रगतिशील आंदोलन का एक ऐसा इतिहास माना गया कि जिसमें लोगों को तोड़ा गया और अपने अपने गुट बनाए गए। गुटबाजी के चक्र में जब लोग चले जाते हैं तब दूसरों के गुटों को तोड़ते थे, और यही हर लीडर का वहां पर धर्म था। प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री डॉक्टर रामविलास शर्मा ऐसी लीडरी करने के आज भी सर्वथा अयोग्य हैं। उस समय तो थे ही, मतलब उन्होंने इस प्रकार का अयोग्य कार्य नहीं किया। देखिए कि जब हम ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो साहित्य कर रहा हो, वो तो निष्पक्ष होता है, और हम इसके पूर्व भी आपको बता चुके हैं कि वो तो, और उसे निष्पक्षवादिता को आत्मसात करना चाहिए। निर्भीक थे, विचारक और समालोचक की तरह दूसरे लोगों की कमजोरियों को टोक देते थे। यह टोकटाक बहुतों को अंदर ही अंदर सहमा देती थी, क्योंकि यही तो होता है ना कि जब हम रोकथाम करते हैं किसी व्यक्ति को, सीधे बोल देते हैं, तो कई लोगों के दिलों को दुख होता है और वह अंदर ही अंदर सबको एक चोट पहुंचा देता है। अनेक, और यही कार्य हमारे रामविलास शर्मा भी किया करते थे। अनेक प्रसिद्ध मार्क्सवादी लेखक रामविलास की आलोचनाओं से आतंकित हो उठे। दबे चिपे उनका विरोध होने लगा। कम्युनिस्ट पार्टी में श्री बीटे रणदीवे का सत्ता काल समाप्त हो गया, और करीब करीब उसके साथ ही साथ रामविलास के साहित्यिक लीडरी भी खत्म होने लगे। अब देखिए ना कि जब व्यक्ति एक ही जगह पर बहुत अच्छा न्याय दे पाता है, एक ही जगह पर, यदि वो पॉलिटिकल में चला जाता है तो उसका साहित्य घट जाएगा, अपने आप घट जाएगा। और जब वह व्यक्ति साहित्यिक क्षेत्र में चला जाता है ना, तो वह व्यक्ति, उसे पॉलिटिक्स में जाना बिल्कुल पसंद नहीं होता। ये बात तय है। तो रामविलास जी के साथ भी तो ऐसा हुआ कि जब वो पार्टी के साथ जुड़ गए, तो निश्चित तौर पर वह साहित्यिक लीडरी उनकी खत्म हो गई, क्योंकि साहित्य में उनका जैसे होना चाहिए प्रश्न नहीं रहा। रामविलास अपने आलोचकों को बराबर मुंह तोड़ जवाब देते रहे। प्रगतिशील ने रामविलास पर आरोप लगा दिया, जो प्रगतिशील लेखक संघ में वो थे, उन्होंने आरोप लगा दिया कि उनकी आलोचना के कारण साहित्य का प्रगतिशील आंदोलन चौपट हो रहा है। अनेक मार्क्सिस्ट या कम्युनिस्ट लेखक नहीं जुड़े, वरन ऐसे लेखक, अनेक लेखक जो कहीं न कहीं पर विचार साम्य होने के कारण प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े गए थे।
एकाएक बेहद नाराज हो उठे हैं। बहाने के तौर पर पंत जी की तत्कालीन नई कृतियां स्वर्ण किरण आदि की रामविलास द्वारा की गई तीखी आलोचना इस विरोध के लिए तात्कालिक कारण बन गई। मतलब जब पंत जी ने एक काव्य लिख दिया स्वर्ण किरण, और जब स्वर्ण किरण को उन्होंने लिखा, उस कृति को लिखा, नई कृति थी, और रामविलास ने उसकी बहुत तीखी आलोचना करवा दी, क्योंकि रामविलास शर्मा जी का व्यक्तित्व यदि हम लोग देखते हैं तो आलोचक थे ही, कड़े आलोचक थे, तीखी आलोचना करने वाले थे। तो वो तात्कालिक कारण बन गई तीखी आलोचना से, क्योंकि बहुत ये जो मिठास होती है भाषा की, ने भाषा की मिठास सबको नहीं आती, जैसे निराला जी का है। तो यहाँ तक भ्रम फैलाया गया कि रामविलास चूंकि निराला भक्त हैं, इसलिए उन्होंने पंत पर प्रहार किया। निराला और पंत ये मतलब देखिएगा कि जैसे साहित्यकारों में भी एक नींव थी, साहित्यकारों में भी एक ऐसा आंदोलन था कि वो एक दूसरे के विरोध में थे। तो निराला भक्त होने के नाते उन्हें ऐसा लगा कि पंत पर उन्होंने प्रहार कर दिया। मैं लोगों को इस तर्क को एक क्षण के लिए भी स्वीकार न कर पाया। और यही तो है कि जब लोग अलग अलग तर्क लगा देते हैं, तो अमृतलाल नागर जी ने इस तर्क को एक पल भर में स्वीकार नहीं कर पाया। रामविलास निराला भक्त है, ये सब जानते, पर पंत के प्रति उनकी श्रद्धा किसी से कम नहीं, ये हम लोग जानते हैं। कविवर नरेंद्र जी की पंत भक्ति रामविलास की निराला भक्ति के समान एक लोक विदित सत्य। रामविलास, नरेंद्र और मैं तीनों ही आपस में गहरे साथी हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि जब स्वयं नरेंद्र शर्मा को भी रामविलास के विरोध में पंत के प्रति श्रद्धा भाव रखने की बात पर आज तक विश्वास न हो सका, तब औरों को क्यों हो सकता है। देखिए ऐसा नहीं है बेटा कि जब पंत जी की वो कृति उन्होंने पढ़ी रामविलास जी ने, तो उस पर उन्होंने तीखी आलोचना करवा दी, कृति पर आलोचना करवा दी। लेकिन इन लोगों को, बाकी के लोगों को ऐसा लगा कि रामविलास निराला भक्त है, और निराला भक्त होने के नाते उन्होंने पंत पर कड़ा प्रहार किया। लेकिन जितना प्यार वह निराला जी पर करते थे रामविलास, उतना ही प्यार वो पंत जी के साथ भी करते थे। मतलब उनके भक्त के रूप में वह जाने जाते हैं। वो तो पिता के रूप में थे ही। रामविलास जी निराला जी को एक पिता का दायरा देते थे, और निराला जी भी रामविलास को बेटे का दायरा देते थे। और यही हुआ कि जब वह एक दूसरे के विरोध में, मतलब पंत जी के प्रति उनकी श्रद्धा थी, भावना थी, महज यह था कि उन्होंने उनकी रचना के विरोध में कहा, तीखी आलोचना करवाई।